हेलो दोस्तों, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं और यह क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। डायरेक्ट पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, अवश्य पूछेगा। समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोग लघु उत्तरीय खत्म कर चुके हैं और दीर्घ उत्तरीय पढ़ेंगे और एक ही दीर्घ उत्तरीय से बहुत सारे लघु उत्तरीय बनती है, इसलिए आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर में ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े हैं। तो यही से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करो, यानी विस्तार से बताना है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से बताना है। ठीक है, तो सिंधु हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा की संस्कृति ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं से भी पुरानी थी। ठीक है, ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं से भी क्या थी? पुरानी थी। सिंधु सभ्यता जो थी वो बहुत क्या है? पुरानी है। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और सिंधु सभ्यता बहुत पुराना सभ्यता है। ये नहीं इधर नहीं, बहुत पुराना सभ्यता। वेद था, उसके उससे भी पुराना सभ्यता कौन सा है? सिंधु सभ्यता है। ठीक है, तो ताम्र पाषाणी युग जो था, पाषाण युग से भी पुराना सभ्यता कौन है? तो सिंधु सभ्यता है। ठीक है, इसका उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ था। इसका उदय कहाँ हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उसके बाद चूंकि इस सभ्यता का विकास मुख्यतः सिंधु नदी के सभी निकटस्थ क्षेत्र में हुआ था और इस सभ्यता का जो विकास था सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता, तो सिंधु नदी के आसपास, यानी इस सभ्यता का जो विकास हुआ था तो वो सिंधु नदी के सभी निकटतम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़े सिंधु सभ्यता से, यानी हड़प्पा संस्कृति जो है वो बहुत पुरानी सभ्यता है और इसका उदय कहाँ हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ था। तो सिंधु सभ्यता का उदय किस भाग में हुआ था? तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिलता है कि सिंधु सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ था। सिंधु सभ्यता का उदय कहाँ हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब हटा देते हैं किताब ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कतें नहीं हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इस सभ्यता का विकास मुख्यतः सिंधु नदी के सभी निकटतम, सिंधु नदी जो है उसके निकटतम स्थल पर हुए हैं। अतः ह्यूलर, ठीक है, आदि विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया है, परंतु आधुनिक विद्वान इस नाम को उचित नहीं ठहराते हैं क्योंकि इसका विस्तार केवल सिंधु घाटी, पंजाब, सिंध तक ही सीमित न होकर बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को भी घेरे हुए हैं। देखिए, कुछ विद्वान जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया गया, लेकिन ये अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह सिर्फ सिंधु ही नदी के आसपास नहीं है, ये बहुत जगह है। ये बलूचिस्तान में भी है, पाकिस्तान प्रांत में भी है। समझ में आया? अपना जो सिंधु सभ्यता है वह पाकिस्तान प्रांत में भी है, पंजाब में है, सिंध में है और नौकर गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी सभी। हम तो आपको ये भी पता है, इसका चौहदी भी बताए हुए हैं, उसको जाकर देखिएगा। ठीक है, मांडा है कि नहीं है? बलूचिस्तान में है, ये है, गुजरात में है, ये है। ठीक है, सुधा गैंडोर में है, ये है। ठीक है, तो यह एक लंग नहीं होकर बहुत सारे जगह है। ठीक है, इसीलिए वो सिर्फ सिंधु सभ्यता ही कहना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा, अभी कहाँ है? उत्तर, हम आपको पढ़ाए हैं उत्तर। ठीक है, उत्तर ये आपको हम पढ़ाए थे, तो उत्तर में कहाँ? उत्तर में कश्मीर यानी मांडा। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज? मांडा। ठीक है, उत्तर में मांडा। ठीक है, कहाँ से? इसका चौहद्दी भी इसमें लिखा गया है। ठीक है, मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, दक्षिण में कहा? नर्मदा नदी के मुहाने तक। ठीक है, तो दक्षिण में चलते हैं नर्मदा नदी के मुहाने। ठीक है, दक्षिण में नर्मदा नदी। चलिए, उत्तर में मांडा तो दक्षिण में क्या? नर्मदा नदी और पश्चिम में बलूचिस्तान के मरकान तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक। ठीक है, पश्चिम में क्या? बलूचिस्तान, तो यहाँ हो जाएगा बलूचिस्तान, इधर हो जाएगा मेरठ। समझ में आया कि नहीं? हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है और सिंधु सभ्यता कैसे है? तो सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार है, यानी 3 भुजाओं जैसा है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति जैसा है, वो पूरी तरह गोल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यह कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है वो? तो यह 1,29,000, ठीक है, इतना वर्ग किलोमीटर में त्रिभुजाकार होते हुए फैला है। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़े कि उत्तर प्रदेश में मेरठ तक फैली हुई है और इसका क्षेत्रफल कैसा है? त्रिभुजाकार है और यह
कहाँ तक फैला है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। यह कहाँ तक फैला है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, जो निश्चय ही पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र मेसोपोटामिया से बड़ा है, और इसलिए कहा जाता है कि यह किससे बड़ा है, मेसोपोटामिया से भी बड़ा होता है। ठीक है, अब तक इस सभ्यता के लगभग 1,000 स्थलों का पता चल चुका है। यानी सिंधु सभ्यता में लगभग अनेक स्थल हैं, और अभी तक हम लोगों को सिंधु सभ्यता के 1,000 लगभग स्थल के बारे में पता चल गया है। जिस प्रकार अपने जिला में बहुत सारे गांव हैं, उसी प्रकार सिंधु सभ्यता में भी अनेक स्थल थे, अनेक जगह थे, जिसमें हम लोग को लगभग 1,000 स्थलों का पता चल चुका है। ठीक है, जिसमें नगरों की संख्या केवल 6 है। जिसमें नगर कितने हैं, 6 है। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे, और उस 1,000 में नगर, ठीक है, नगर कितने हैं, 6, और उस 6 में हड़प्पा जो थे और मोहनजोदड़ो थे बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे, क्योंकि उसके बारे में हमको जानना भी बहुत है, वहां से बहुत चीजें मिले हैं। ठीक है, और उस वहां रहने का भी तरीका क्या था, अच्छा था। इन दोनों नगरों में 483 किलोमीटर की दूरी थी। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो के बीच कितनी दूरी है, तो 483 वर्ग किलोमीटर दूरी है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच कितनी दूरी है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में जानेंगे कि 483 किलोमीटर की दूरी है, और यह सिंधु नदी द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। और किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़े हुए थे, तो वह सिंधु नदी के से ही जुड़े हुए थे, तट से ही जुड़े हुए थे। ठीक है, सिंधु नदी से। अन्य नगर चुनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा और वनमाली है। इस सभ्यता के अवशेष गुजरात राज्य में रंगपुर तथा रोजदी में भी मिले, और इस सभ्यता का जो छूटा फूटा भाग होता है, वो अवशेष होता है, वह गुजरात में भी देखने को मिला है। कोई दिक्कत? तो पहला क्वेश्चन हम लोग का तैयार हो चुका है, और पहला क्वेश्चन हम आपको सारे पहला क्वेश्चन करा चुके हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, हड़प्पा सभ्यता का यहाँ है, कोई दिक्कत? यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ तक हम हल किए हैं, इसको लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है प्राचीन इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। प्राचीन यानी पहले का जो इतिहास है, उसके अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, करते हैं। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। ठीक है, हम प्राचीन यानी पहले के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, तो जानेंगे ना कि इतिहास जो शब्द है वो किस शब्द से मिला है, किस शब्द से बना है। तो वह जो इतिहास शब्द है वह ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी टाइट हुआ, पता हुआ, जिसका अर्थ होता है छानबीन। ठीक है, इतिहास मतलब छानबीन। ठीक है, इतिहास उसके बारे में, किसी के बारे में जानना, छानबीन कर जाना है, यानी कहते हैं ना खोज। ठीक है, कोई भी चीज कहीं मिलता है, देख लेते हैं, नीचे से प्राप्त होता है, ओ समझ आता है कि यह सामान वहां रहा होगा, यानी यह काम वहां पर होते होंगे। जैसे कहीं पर भी मूर्ति का अवशेष मिल जाएगा, छूटा भाग मिल जाएगा, तो समझ जाएंगे कि हाँ पंगड़ा पुल में मूर्ति बनता होगा, यानी सीतामढ़ी जिला में मूर्ति बनता होगा पहले। ठीक है, क्योंकि यह पुराना है ना। ठीक है, तो छानबीन निश्चित रूप से यह छानबीन पुरातात्विक और साहित्य स्रोतों के आधार पर ही होता है। यह निश्चित छानबीन जो होता है किससे होता है, पुरातात्विक। ठीक है, पुराने सामग्री से होता है, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर होता है। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत छोड़े हैं, जिसके अध्ययन के आधार पर इतिहास का निर्माण किया गया है। क्योंकि प्राचीन भारत के निवासी जो थे, लोग जो थे, वो अपने अनगिनत पुरातात्विक क्या किए हैं, साहित्य वहां पर छोड़ चुके हैं, जिसके अध्ययन के आधार पर इतिहास का निर्माण हुआ। उसी को पढ़कर हम लोग इतिहास का निर्माण किए हैं। और कैसे कैसे किए हैं, तो प्राचीन इतिहास भारत के अध्ययन के निम्नलिखित स्रोत है, यानी प्राचीन इतिहास के अध्ययन के निम्नलिखित स्रोत है। कौन कौन से स्रोत है, तो अभिलेख है। ठीक है, वहां से अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राचीन इतिहास जो पढ़े तो कैसे पता चला, तो वहां से अभिलेख प्राप्त हुआ। प्राचीन इतिहास के पूर्ण निर्माण में अभिलेखों से बड़ी मदद मिलती है। ठीक है, अभिलेख से यानी उसके जानने में, उसको जानने में प्राचीन इतिहास को अभिलेख का बहुत ही बड़ा क्या है, महत्व है। यह अभिलेख है पाषाण शिलालेख, स्तंभ लेख तथा प्रतिमाओं पर खुदे हुए, यानी चित्र उत्र बनाया होता था, मूर्ति उर्ति बनाया था, तो उसी पर अभिलेख क्या होता था, खुदा हुआ होता था। अशोक के शासन काल की पूरी जानकारी अभिलेख पर ही आधारित है, यानी अशोक की जो जानकारी है, ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में
उस अभिलेख पर यानी अभिलेख पर ही लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ते हैं मुद्रा। मुद्रा क्या होता है वो, तो प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों के प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलते हैं। प्राचीन यानी पुराने राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों के प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री। पुराने राजा जो होते थे ना, सिक्के बनवाते थे, वहां पर बहुत सारे सिक्के मिलते थे। वैसे सिक्कों के आर्थिक इतिहास, प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक बातों पर प्रकाश डालता है। सिक्के का जो इतिहास है किस पर प्रकाश डालता है, तो प्रशासनिक, सामाजिक स्तर पर प्रकाश डालता है और धर्म पर प्रकाश डालता है, धार्मिक बातों पर प्रकाश डालता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं स्मारक एवं भवन, यानी प्राचीन इतिहास में स्मारक कैसे थे, भवन कैसे थे वहां पर। तो भवन इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें थी, ठीक है। जो पुराने इतिहास जो तो प्राचीन इतिहास है, हड़प्पा जो सभ्यता थी, वहां पर पुरानी इमारतें थे, मंदिर थे, मूर्तियां आती है, ठीक है। इसमें यानी वहां का भवन में क्या आता है, तो भवन में इमारतें आता है, मंदिर आता है, मूर्तियां आता है। इसमें इनसे विभिन्न युगों का सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियां का बोध होता है। उसके बाद हम पढ़े ब्राह्मण साहित्य। क्या पढ़े, ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद है, उपनिषद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, जैसे महाकाव्य महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद, पुराण सबके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया कि है, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये सारे चीज है, ठीक है। राजनीतिक, धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद ब्राह्मणोत्तर साहित्य, इसका क्या महत्व है, तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ना है, मेगास्थनीज की इंडिका, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटका, यानी देखो मेगास्थनीज की इंडिका, बौद्ध ग्रंथ, क्या चीज, त्रिपिटक, जैन ग्रंथ, अचरांगूत सूत्र, कालिदास, अभिज्ञान, शकुंतलम आदि प्रमुख है। यानी ये सब हमको उसमें पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं। इस प्रकार प्राचीन इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक और सामाजिक साहित्यिक स्रोत का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों के तुलनात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात यानी बाद प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण संभव हो सकता है। यानी सभी चीज को जानकारी प्राप्त कर ही हम प्राचीन इतिहास से पूरी जानकारी ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। हालांकि ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा जा सकता है। तो आप लोग पहले के बारे में जानकारी लेना है ना भाई, तो पहले के बारे में जानकारी लेना है तो इसको पढ़ना भी क्या है, जरूरी है। तो आप लोग आराम से हौले हौले से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, ठीक है। इतना है ना, इसके बाद और है भाई, इतना ही नहीं है, इसके बाद और है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, प्रेम से लेंगे, एकदम घबराहट नहीं है, रुक रहे हैं, चिंता नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम अगले वीडियो में ही पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, वीडियो पॉज करके भी ले सकते हैं, पॉज मतलब समझ, रोक कर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 क्वेश्चन आज हम करवाए हैं आपको, तो दीर्घ उतारिए, सारे क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार देखेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम नोट्स पढ़ाएं, वो अगर तैयारी हो गया आपका तो ये सारे क्वेश्चन को आप ऐसा ही गर्दा छुड़ा देंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले नोट्स का लेक्चर देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।